बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट शाइस्ता के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि नए देखने वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि उन तक मेरा वीलॉग बर वक्त पहुँच सके। ख़बर यह है कि शेख रशीद साहब ने सियासत चलाया, खोखा किवें लाया, क्या वो मशवरे दे रहे हैं इस हुकूमत को और ख़ास तौर पे फवाद चौधरी को, और इसके साथ साथ अली अहमद कुर्द ने तो फांसी का मुतालबा कर दिया यार पकड़ के। ये सारा मामला क्या है इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि भाई ने रंगे हथों फड़े गए जे। एक किहदी गल कीती भाई दी, निक्के भाई दी, वड्डियां दी मैं गल नहीं करता, तुहानूं पता ही है मैं डरना वड्डियां तो, बड़ों की बात नहीं कर रहा, छोटे भाई की, यानी ये जो है ना अपना इमरान खान साहब, ये रंगे हथों पकड़े गए हैं एक फ्रडिये से जो कि इंटरनेशनल फ्रडिया। वो जब हम नए नए जवान हो रहे थे तब वो फिल्में आया करती थी, इंटरनेशनल खिलाड़ी, खिलाड़ियों के खिलाड़ी, इस तरह की फिल्में बना करती थी। तो जनाब फिर एक फिल्म ये भी बनी थी फ्रडिया, बाकायदा तौर पे पंजाब में ये फिल्म बनी फ्रडिया, उसके मुकाबले एक बनी थी इंटरनेशनल फ्रडिया। तो वो इंटरनेशनल फ्रडिया जो है ना वो करता है था पीटीआई को फंड, $20 लाख उसने दिया पीटीआई को 2013 के इलेक्शन से पहले। ये सारे इंकशाफात जो हुए हैं, ये जो इलेक्शन कमीशन की वो जो फॉरेन फंडिंग केस की स्क्रूटनी वीएनएद रिपोर्ट सामने आई थी, उसमें से अब चीज़ें बाहर आ रही हैं। काफ़ी तफसीली रिपोर्ट है, उसमें से ये चीज़ें बाहर आ रही हैं। तो ये आज बाकायदा तौर पर मंजर आम पर चीज़ आई है कि जनाब वो अबराज ग्रुप के जो सरबराह हैं आरिफ नकवी साहब, जो कि इस वक्त फ्रॉड के चक्कर में गिरफ्तार है बाकायदा तौर पे लंदन के अंदर, जहाँ की मिसालें नहीं देते इमरान खान को। मैं लंदन को मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, बरतानिया को मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, वहाँ पे कोई बंदा झूठ नहीं बोल सकता, वहाँ पर कोई बंदा यानी हो ही नहीं सकता कि वो झूठ बोले, पैसे खाए तो उसके बाद वो जनाब आके पब्लिक में खड़ा हो जाए, सवाल ही कहते पैदा नहीं होता। यानी इसका मतलब यह है कि वहाँ की अदालतों के ऊपर, वहाँ के माशरती निज़ाम के ऊपर, वहाँ की रहन सहन के ऊपर, वहाँ के कानून के ऊपर इमरान खान साहब को मुकम्मल यकीन और एतमाद है। उत्थे भाई ਜਿਹੜਾ बंदा फड़िया गया ना, उसका नाम आरिफ नकवी, और वो आरिफ नकवी साहब जो हैं वो फ्रॉड के चक्कर में गिरफ्तार हुए हैं वहाँ के। उत्थे कोई इस चक्कर से गिरफ्तार नहीं होया कि उन्हें कोई पार्किंग टिकट नहीं सी लेती, ठीक है। अरबों डॉलर के फ्रॉड है उनके ऊपर, वो गिरफ्तार हुए हैं वहाँ पर। और वो फंडर, डोनर, पैसे देंदे इमरान खान को, पीटीआई को। कंपनी बनाई उन्होंने 2013 में और उसका नाम था वुटन क्रिकेट, वुटन, ठहरे यार मैं सही ना आता अंदाज़, हाँ, वुटन क्रिकेट लिमिटेड नामी कंपनी बनाई थी उन्होंने 2013 में। ये एक इनके पास कोठी थी वहाँ पर लंदन में, उसका नाम भी वुटन पैलेस था इन्होंने रखा हुआ। तो ये वहाँ पर उन्होंने कंपनी बनाई, वहाँ से $20 लाख उनको भिजवाए यहाँ पर। और पता नहीं कितने आए होने, इतने वो ने जो ट्रांजैक्शन के जरिए आ गए। अच्छा, अब ये मैं आपको एक मज़े की बात इसमें एक बताने लगा हूँ कि अगर अबराज ग्रुप के सरबराह आरिफ नकवी साहब गिरफ्तार ना होते वहाँ पे बरतानिया के अंदर, तो आप यकीन करें कि कोई यानी कोई चंद दिनों की बात थी, अब भाई वजीर खजाना लगना सी इत्थे साडा। इमरान खान साहब इतने ज़्यादा इंस्पायर थे इनसे कि जनाब उनको वज़ीर ख़जाना लगाना चाह रहे थे पाकिस्तान का। तो ये, और फिर उनकी चूँकि बरतानवी शहरियत थी तो थोड़ा सा उनको ये मसला था, लेकिन मुशीर तो लग ही सकते थे ना, मुशीर ख़जाना लग जाते नहीं सी, सेनेट का इलेक्शन लड़ सकते थे, कोई गल नहीं सी, लेकिन मुशीर ख़जाना तो लग सकते थे। तो जैसे ये लगे नहीं भाई, ये अपना शहबाज गिल साहब जो हैं वो अमेरिकन नेशनल हैं, लेकिन वो यहाँ पर हैं। इसी तरह एक और मोईद यूसुफ साहब जो हैं वो भी अमेरिकन नेशनल हैं, बल्कि वो तो भाई उत्ते बाकायदा मुलाज़िम है। वो जो कांग्रेस है उन्होंने एक थिंक टैंक बनाया हुआ है, वहाँ पर ये बाकायदा तनख्वाहदार हैं सर, पैसे लेते हो तुम, ठीक है। तो ये भी लग जाते आखिर, लेकिन बस ये जो बुल्ले सन ये वो नहीं लुट सकिया भाई, ये बुल्ले जड़े ने किसी होर ने लुटे, और फिर 5-7 जने लुट गए होंगे करे वाले वज़ीर ख़जाना वाले बुल्ले। तो वो अब जनाब वहाँ पर गिरफ्तार है। ये सिलसिला जो है ना ये जारी और सारी है, आहिस्ता 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 चीज़ें बाहर आ रही हैं कि पीटीआई जो है किस तरह से फंडिंग लेती रही है। और मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि यार कोई बंदा शर्मिंदा ही हो जाता है कि यार हाँ भाई वो मैं मतलब साढ़े को गलती हो गई, बाकी नहीं सी लेने चाहिए। मतलब होता है बंदे को कानून का नहीं पता होता, बंदा गलती कर लेता है। मतलब मुझे अगर कानून का नहीं पता, मैं, और ज़ाहिर है मैं कानून का तालिब इल्म नहीं हूँ, तो मैं अगर किसी कोई गलती कर बैठता हूँ तो सबसे पहले तो मुझे ये चाहिए असूलन कि मैं माफ़ी मांगूँ कि यार सॉरी मुझे कानून का नहीं पता था, आप अगर मुझे माफ़ कर दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी है।
तो उसमें एक चांस होता है। वैसे भी इखलाकी तौर पे भी तो बंदा सोचता कि चल यार नहीं सी पता पहली बारी चल छड़ दे सी यार, वार्निंग देगा छड़ दे सी यार, अगे तो नहीं होएगा, ठीक है, कोई इस तरह की चीज़ होती है। तो यहाँ पर तो भाई ना एडे एडे वड्डे इन्हों के नाल कानूनदान भी लगे सन, जिसका मतलब ये है कि ये इनको पता था सारी बात का कि आप किसी गैर मुल्की कंपनी से फंडिंग नहीं ले सकते। अब इसके ऊपर भी वो शर्मिंदा नहीं है। शहबाज गिल साहब ने ट्वीट किया है और शहबाज गिल साहब ने कहा कि जनाब फिर क्यों है भाई ना, फिर क्यों है। वो जो कहा उन्होंने वो मैं आपको बताता हूँ, फिर मैं उस पर तबसरा करता हूँ। वो कहते हैं झूठ, वुटन क्लब के तमाम रिकॉर्ड लीगल है। आरफ जो कि एक पाकिस्तानी शहरी हैं, उन्होंने ये फ़ंड रेज़ किया और अपने वुटन के बैंक अकाउंट से ये पैसा भेजा। तमाम प्रोसेस लीगल तरीके से हुआ। आरफ साहब 2012 में पीटीआई के लिए फंडिंग में भरपूर शामिल हैं। फॉरेन फंडिंग पर ईसीपी रिपोर्ट में भी आप झूठे साबित हुए। ये अब वो किसे कह रहे हैं, ये वो कह रहे हैं उमर चीमा साहब की ये जो रिपोर्ट है तहकीकाती, उसके ऊपर ये कमेंट कर रहे हैं। मैं आपसे ये अर्ज़ करूं कि कोई शर्म नहीं, कोई हया नहीं, कोई बंदा सोचते ही नहीं है। जो आप यकीन करें, मैंने कल आपको बताया था कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑर्डिनेंस है 2002 का, वो ही अभी तक नाफजुल अमल है पाकिस्तान के अंदर। उसकी जो शिक 13 है उसके आप नीचे पढ़ते जाएं, आपको पता उसमें लिखा हुआ है कि आप किसी गैर मुल्की से फंड नहीं ले सकते। किसी कंपनी से फंड लेके, बाहर की कंपनी से फंड लेके इत्थे तुसीं पाए ना, वो नहीं कर सकते। जिहड़ी हुंदी है सियासत, अगर आप करेंगे तो पूरी की पूरी सियासी जमात जो है वो आपकी तहलील कर दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार मौजूद है, लेकिन ये सारा मामला अभी चल रहा है। मैंने कल ये कहा था कि इमरान खान के गिर्द जो है ना सियासी फंदा वो तंग होता चला जा रहा है और ये तंग होता चला जाएगा। आप देखेंगे वक्त के साथ साथ चीज़ों ने अपने जवाल की तरफ जाना होता है। जिसको अरूज मिलता है उसने जवाल की तरफ जाना होता है, लेकिन ये बात जो है वो लोग आसानी से समझते नहीं हैं। और ये माजी वालों ने भी नहीं समझी। ये नहीं कि इमरान खान ने नहीं समझी, माजी देश ने, चाहे वो कोई हो, उन्होंने भी नहीं समझी इस बात को। मतलब चले इमरान खान का जो जिक्र हो रहा है तो हम नवाज शरीफ का जिक्र नहीं करते थे, लेकिन मुशर्रफ का तो बनता ना यार। देखो ना, मुशर्रफ तो इन्हों का क्या कहते हैं फाउंडिंग फादर्स में से एक है ना। मुशर्रफ के साथ तो उनकी बड़ी मोहब्बत थी। ये उनके चीफ पोलिंग एजेंट बने थे। वो भी यही समझते थे कि जनाब कोई मसला ही नहीं है, मैं हूँ बस, ठीक है, सारा कुछ ठीक है। इस तरह करे कमांडो मुकद आया करते सन, ठीक है। आज उनकी क्या हालत है, सोचना चाहिए इंसान को। ये निशानी है समझने वालों के लिए कि वो जो है ना, सदा ना मापे हुस्न जवानी, सदा ना सोहबत यारा, ठीक है। ये सदा चीज़ें नहीं होती हैं। ताकत आती है इंसान के पास आजमाइश के लिए। ज़िंदगी वैसे ही पूरी आजमाइश है। खैर ये खलाकी सा लेक्चर हो जाएगा, उसको छोड़ते हैं। दूसरी बात की तरफ मैं आता हूँ और वो बात ये है कि जनाब ये अब इनकी चीज़ें आनी सामने शुरू हो गई हैं और इनके इर्द गिर्द जो लोग बैठे हुए हैं वो अब नवियाँ उडारियाँ मारन के चक्कर च पे ने। जैसा कि मैंने कल आपसे कहा था कि मुझसे कुछ लोगों ने रब्ता किया, और ये रब्ता क्या करना है, मैं केड़ा कोई एडा थे कोई कंपनी खोली मशवरे देने वाली, दोस्त है, ताल्लुक वास्ते सारी पार्टियों में होते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया था कि भाई ने तो गया अगली असी फलानी थां जा रहे हैं। तो अगली फलानी थां अजकल नहीं, अगले को 2-4 वो कोशिश कर रहे हैं ज़ाहिर है वहाँ पे उस पार्टी में जाने की, तो कोशिश उनकी कामयाब, जितने वो कारीगर ने कामयाब कर लेंगे अपनी कोशिश। तो अगले को मेरा ख्याल 1-1.5 हफ्ते के अंदर आपको कुछ ज्वाइनिंग्स किसी पार्टी में जो इस वक्त पोजिशन में है वो नज़र आएंगी। तो फिर समझ जाना कि अगली बारी उन्होंने आ रही है, क्योंकि वो बड़े समझदार लोग हैं। खैर अब मैं जो आपसे बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि जनाब शेख रशीद साहब जो हैं उन्होंने कहा ये मैंने सियासत का खोखा खुद लगाया था। शुरू में मैंने किताबें बेची। ये कल ना अपनी इन्होंने किताब लिखी, तीसरी किताब लाल हवेली से क़ौम मुत्तहिदा तक, ये उस किताब का टाइटल है। और उसकी तकरीब थी, उसमें असद उमर भी गए हुए थे, फवाद चौधरी साहब भी थे, और भी बहुत सारे लोग वहाँ पर मौजूद थे। फ़खर इमाम साहब का भी जिक्र है कि वो भी थे। तो वहाँ पर उन्होंने ख़िताब करते हुए जो बातें की उनमें से 2-3 बातें मैंने निकाली हैं। शेख साहब ऐसे बहुत बोलते हैं, लेकिन जो असल बात मुझे अच्छी लगी है, जो मेरा ख्याल है कि ये ज़रूर मंजर आम पर आनी चाहिए और इनका नतारा भी होना चाहिए, मैंने वो बातें की। उन्होंने कहा सियासत का खोखा खुद लगाया। शुरू में मैं कुछ नहीं था, मतलब अब उनको यकीन है कि वो बहुत कुछ है, ठीक है। किताबें बेची, जवानी के 7 साल कैद में गुजारे। जब ये जवान होते थे मेरा ख्याल उस वक्त शायद मैं दुनिया में नहीं आया था। शेख साहब बाबा पुराने जे ने लगते नहीं गए, जवान दिल आदमी ने ना, पुराने जे ने, मतलब ये मेरा ख्याल है जवान होंगे कोई 60s में या मतलब 70s के शुरू में। तो मैं भाई ये
वो 71 की पैदाइश है, लिहाजा मैंने इनकी कैद नहीं देखी। हाँ, इनकी एक कैद मैंने ज़रूर देखी है। इन्होंने बेनज़ीर भुट्टो साहबा के ऊपर गलत किस्म के बड़ी लग़्व किस्म की गुफ्तगू की थी पार्लियामेंट के अंदर, और फिर इसमें हुआ ये था वाक़या कि जनाब इन्होंने कि क्लाशनकोफ जी ना वो इन्हों के घरों बरामद हुई सी, ये लहराते थे क्लाशनकोफ, वो फड़ी गई जनाब। ये भाई साहब अंदर हो गए और फिर को साल डेढ़ अंदर रहे हैं। तो साल डेढ़ अंदर रहे हैं। ज़िया शाही साहब अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे, उनके गुनाह माफ़ करे। वैसे उनका जो किरदार है वो खैर दुनिया से चले गए, अब क्या उनके बारे में बात करनी, मग़फ़रत की दुआ करनी चाहिए सबके लिए, अल्लाह ताला उनको माफ़ करे। तो वो तब हम ख़बरें में हुआ करते थे, तो तब वो ज़िया शाही साहब आके बताया करते थे, मुझे आज तक याद है, न्यूज़ रूम में आके बैठ जाते थे, कहते शेख रशीद नूं मिल के आया, वो तरले पा रहे हो, कहते किसी तरीके नाल यार खुदा दा वास्ता जे मेरी जान छुड़ाओ, जरदारी को मैनूं माफ़ी दे दे। ये इस तरह इन्होंने जेल काटी थी। खैर बार वो कहते हैं कि जनाब मैंने 7 साल जेल में गुजारे। साथ ही साथ उन्होंने फवाद चौधरी को एक मशवरा भी दिया। उन्होंने कहा फवाद चौधरी साहब आप बड़े अच्छे आदमी हैं, लेकिन मीडिया के साथ ना बिगाड़ें, क्योंकि पाकिस्तान की कौमी सियासत जो है सिर्फ मीडिया की वजह से ज़िंदा है। और फिर उन्होंने कहा कि मैंने आखिरी किताब जो है वो जो मेरी है वो मैंने पब्लिशर से कह दी है कि मेरे मरने के 5 साल बाद आपने उस किताब को शाया करना है, क्योंकि मैं एक सच बोलकर दुनिया से जाना चाहता हूँ। अच्छा, अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा मैं कमेंट कर देता हूँ। वो ये है, पहली बात तो शेख साहब ने मान लिया कि वो सियासत नहीं कर रहे, वो तिजारत कर रहे। खोखा तिजारत का एक अहम तरीन जुज़्व है, ठीक है, वो तिजारत कर रहे, सियासत नहीं कर रहे। सियासत तिजारत की तरह नहीं होती। सियासत के ज़रिए दुनिया में रियासतों की तिजारत को फ़रोग दिया जाता है। ज़ाती खोखे नूं फिर बिल्डिंगां ते मतलब है कि रेशम बनाने वाले कीड़ियां दे फार्म हाउस में तब्दील नहीं किया जाता भाई, ठीक है। सियासत इस चीज़ का नाम होती है। एक बात। दूसरी बात यह है कि उन्हें किताबें बेचते रहे, चले ये तो बंदे को मेहनत मजदूरी इंसान करता है, भाई पढ़ भी लेनी है सन, एवं मेरा एवं ख्याल आया, बुरा ना मनाना, पढ़ भी लेनी है सन को, शायद तुहानू कोई समझ आई जाती। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जनाब मैं आखिरी सच जो बोलना चाहता हूँ ना, उसके वो मेरे मरने के 5 साल बाद वो किताब है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि किस कदर ये डरपोक इंसान है कि मरण तो 5 साल बाद किताब जी ना मार्केट च आवे। सच मैं हूँ बोलागा, लिखांगा हूँ, मेरे मरण तो 5 साल बाद आए। वो भाई तू यह भी तो कह सकना सा कि चलो मैं बड़ा डरपोक आदमी है भाजी, मैं वो बड़े तगड़े ने। कौन तगड़े हैं पाकिस्तान में, आप जानते ही हैं। तो मैं बड़ा डरना होना, तो मैनू मेरे को उन्होंने ठुडे नहीं खाते जाने। तो जो मैं मर जावा छाप दो 5 साल बाद के कितने है ना हो जनाब, मतलब कब्र से तो लिया। इतना डर यार, इतना खौफ है इनको। और वैसे इन्होंने जो बात की है उसके बाद आप बताएं किसी पब्लिशर की जरूरत है वे कि शेख साहब जो कह रहे हैं उस तो बाद वो किताब छाप देवे, उन्हें आप मरना है। अगर कोई वाकई बहुत खौफनाक सच इन्होंने बयान किया। वैसे ये बहुत सारे जो है ना पाकिस्तान की सियासत के जो हैं दाव पेच, ज़ाहिर है ये उसके माहिर हैं और ये उस सियासत की शतरंज का हिस्सा रहते हैं जो इक़्तिदार में आने के चक्कर में की जाती है। तो इन्हें बहुत सारे सच यकीनी तौर पर पता होंगे। तो ये पैन नहीं बोल दो, उस सच का क्या फ़ायदा जो आपके मरने के बाद है। शेख साहब वैसे भी मेरा ख्याल है शेख साहब इस वक्त कुछ नहीं कुछ 70+ तो होंगे, मेरा ज़ाती ख्याल है 70+ होंगे। तो 70+ बंदा जो है वो अब क्या डरना शेख साहब, मतलब देखें ना, आपने ज़िंदगी बड़ी भरपूर गुजारी। जिस तरह भी आपका मेरा आपके सियासी नज़रिए से इख्तलाफ हो सकता है, बहुत सारे लोगों का होगा, लेकिन भरपूर ज़िंदगी गुजारी है आपने। तो भाई डरते कल एक बारी बोल दो सच जेड़ा तुम समझते हो सच है, ताकि अगर कोई तरदीद आवे या जो भी आवे वो सामने हो जाए, ताड़ी जिंदगी जी हो जाए। बाद में बातें आती रहे तो उसका क्या फ़ायदा होगा, ये तो अच्छी बात नहीं है। लेकिन एक चीज़ शेख साहब ने और कही है कि मैंने फवाद चौधरी से कहा है कि यार आप मीडिया से ना बिगाड़े, कौमी सियासत मीडिया की वजह से ज़िंदा है। ये वाकई एक सच है और ये आप यकीन कीजिए कि जो मीडिया की वजह से सियासत जिंदा होती है ना, उत्ते फिर इंज दे हुक्मरान बैठे होंगे जिहो जिहा इमरान खान बैठा है। अवाम को सियासत से काट के रख दिया यार, इन लोगों ने काट के रख दिया। और वो अब समझते हैं कि भाई किन्हों वोट पाना है, हम क्या करें, किसके तरफ जाएं, क्योंकि लोग जो हैं वो रियासती अमूर से आपने इतने दूर कर दिए हैं। ना हेल्थ दे रहे हैं, ना एजुकेशन दे रहे हैं, ना सिक्योरिटी दे रहे हैं, ना रोज़गार दे रहे हैं। लोग ही होली 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 पीछे हटते चले गए। और अब मीडिया ही है जोड़ा सियासत रुई फिर रहा है। तो मीडिया के नतीजे में फिर इमरान खान आया भाई, तो वो देख लो वो करतूत, सारी कौम अभी भी भुगत रही है।
तो जिसरा आया ओबराज ग्रुप वाला भी आपके सामने रख दिया है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी अभी, लेकिन वो सारा कुछ हो रहा है। तो अगर अवाम की इन्वॉल्वमेंट बाकायदा हो तो फिर इस तरह के हुक्मरान नहीं आ सकते। बस इतनी सी बात है, इस बात को समझें। और इस तरह के हुक्मरान अगर ना आए हों और वज़ीर आज़मों को इस तरह ना निकाला जाता हो जिस तरीके से निकाला गया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो हुए, बेनज़ीर भुट्टो हुई, ये हुए, जमाली साहब आए गए और बहुत सारे आए गए, और नवाज शरीफ को जिस तरीके से ख़ास तौर पर निकाला गया कि जनाब 10,000 दिरहम जो है उस वो ना उन्होंने बताए नहीं कि जनाब वो मेरे बेटे की कंपनी है, वहाँ मेरी तनख्वाह लगी 10,000 दिरहम, तो करता नहल कर दिया। इस पर अली अहमद कुर्द साहब जो बड़े मशहूर वकील हैं ना, उन्होंने ट्वीट किया था, उन्होंने कहा कि 10,000 दिरहम के ऊपर अगर वज़ीर आज़म को नाहल किया जा सकता है तो 31 करोड़ रुपये तो फिर फांसी बनती है। अल्लाह माफ़ करे, मैं किसी सियासतदान की जो है ना फांसी के हक़ में नहीं हूँ, मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अली अहमद कुर्द का ये जो बयान है ना, ये जो बात है, ये जो किस्म का मुतालबा है, एक तंज़ है, ये थोड़ी सी वैलिड लगती है माजी के हालात को सामने रखते हुए। मैं वैसे इसकी हिमायत नहीं करता, आपका मुझे नहीं पता आप इस बात की हिमायत करते हैं कि नहीं करते। जो भी आपका ख्याल हो लिख दीजिएगा, लेकिन ज़रा डिसेंसी के साथ। फिर वक्त इतना ही, मिलते हैं अगली बार।